नमस्कार दोस्तों, रोजगार गुरुकुल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। 2020 के बीएसटीसी के पेपर सॉल्यूशन के तहत आज हम तीसरा भाग देख रहे हैं 2020 के पेपर का, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। कल तक हमने जो है राजस्थान जीके और रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन कर लिया था। आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही प्रश्न को, वाणी एवं भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है? यानी कि जो हमारी वाणी होती है और उसकी भाषा के अविकसित होने का कारण क्या है। देखिए, ये ऐसे प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि के जिसमें आपको क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं क्रमांक के अनुसार। कि किसी, जैसे आपने ए ऑप्शन दिया तो इसमें आपको 3 देंगे, इसमें 2 देंगे, इसमें 1 देंगे और इसमें 0 देंगे। इस तरह देते हैं वो नंबर। हो सकता है कि इसके इस क्रमांक से न करके वो ऐसे भी दे दे कि तीसरे के आपको 3 नंबर दे दिए, दूसरे का आपको 1 और पहले का आपको 0 और इसको 1 नंबर दे दे। तो इस तरह के नंबर आपको मिलते हैं। लेकिन आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ वही उत्तर बताऊंगा जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। देखिए, वाणी एवं भाषा के अविकसित होने का मुख्य कारण माना जाता है भाषा ज्ञान के नहीं, जन्म से बहरापन। क्या? जन्म से जो बहरापन होता है वो वाणी एवं भाषा का अविकसित होने का मुख्य कारण है। ठीक है, एक मुख्य कारण माना जाता है जो मनोविज्ञान है उसके अनुसार और जो शैक्षणिक उपागम है उसके अनुसार। आपके अनुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उदाहरण क्या है? सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको प्रशिक्षण देना, ये एक अच्छा उपाय है। ये क्या सही बात है? तो बिल्कुल एक सत्य बात है कि जो सेवारत शिक्षण है उनको भी प्रशिक्षण तो लेते रहना चाहिए। समय समय पर जो नई जानकारियां अपडेट होती हैं उनका प्रशिक्षण लेना एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। तो एक बिल्कुल सत्य बात है, ये कोई असत्य नहीं है, नहीं अनिश्चित है, नहीं आंशिक सत्य है। लेकिन असत्य अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग इसमें करते हैं आंशिक सत्य, आपको 2 नंबर, अनिश्चित मिलेगा आपको 1 नंबर और इस असत्य में मिलेगा आपको 0 नंबर। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? देखिए, किसी भी बालक के विकास में सबसे जो ज्यादातर योगदान किसका होता है? कह रहे हैं पहली पाठशाला कौन सी होती है? उसकी परिवार होती है। क्या होती है? परिवार होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, किसका निर्बंध जो है, धनवान माता पिता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धनवान का कोई महत्व नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, बालक के विकास के सबसे अधिक किसका योगदान रहता है? वो रहता है योग्य एवं समर्पित अध्यापकों का। इसमें आपको मिलेंगे 3 नंबर। ठीक है, अच्छे स्कूल का पाठ्य पुस्तकों में आपको मिलेंगे 2 नंबर, अच्छे स्कूल मिलेंगे आपको 1 नंबर और धनवान वाले मिलेंगे बिल्कुल 0 नंबर। पहले जो पाठशाला होती है वो परिवार होती है। इसके आधार पर आप ऑप्शन सी मत कर देना। धनवान का या कोई महत्व नहीं होता। शिक्षण उपागम और मानसिक विचार और जो क्षमता होती है विकास की, उसके लिए जो सबसे ज्यादा है योग्य एवं समर्पित अध्यापकों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवर्ती होनी चाहिए? अभी जो शिक्षक के सहयोग कर्मी होते हैं, जैसे एक टीचर है, अलग से टीचर है, स्कूल में 2 टीचर हैं, तो अपने आपस में कैसे होने चाहिए? सहयोगात्मक होने चाहिए, न कि नकारात्मक। इसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। रचनात्मक में आपको 2 नंबर मिलेंगे, आलोचनात्मक में आपको 1 नंबर मिलेगा और सहयोगात्मक करते हैं तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। आगे से मैं आपको 3 नंबर वाला ही बता रहा हूँ, जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी ना हो। शिक्षक का प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों को मार्गदर्शन देना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे ऑप्शन बी में, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। क्लियर? चलिए छठा प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न क्या है? आपके मत अनुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो जो कक्षा संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए? एकदम प्रभावी कक्षा संप्रेषण बच्चों के मानसिक विकास और शारीरिक संतुलन को विकसित करता है। चलिए 7वां प्रश्न लेते हैं हम लोग जल्दी से। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, ये विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, ये परीक्षा भय को कम करने में सहायक होता है, अंकों को ग्रेड बदलता है। तो इसका उत्तर होगा आपको 3 नंबर मिलेंगे बी में। ये विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का अच्छे तरह से मूल्यांकन करता है, उसके शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का विश्लेषण करते हुए उसका मूल्यांकन करता है। कौन? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात ना करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षक हो। तो इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे ऑप्शन ए में, जो उनके आदर्शों के समान हो, जो प्रभावी शिक्षक को अच्छा टीचिंग करवाता हो, अच्छी से जो जानकारी देता हो, किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करे, वो एक छात्रों के लिए अच्छा टीचर माना जाता है। सामान्यतः हम भी देखते हैं, हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उस समय भी यही होता है। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे छात्र शिक्षक के ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने आएंगे, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा।
तो शिक्षक है वो कार्य में निपुण होगा, तब क्या होंगे छात्र शिक्षक के अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगर शिक्षक खुद को भी अ नहीं आ रहा है, क ख ग नहीं आ रहा है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, बच्चे उससे क्या सीखेंगे। तो इसका मतलब यही है कि छात्र शिक्षक से तभी सीख पाएंगे जब शिक्षक खुद क्या होगा, अपने आप में निपुण होगा। क्लियर। 10वां प्रश्न लेते हैं। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न चल रहे हैं, यहाँ पे लाइव टेस्ट हम ले रहे हैं शिक्षण अभिरुचि का। इससे पहले हम 2 टेस्ट ले चुके हैं, राजस्थान जीके और रीडिंग का, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैंने अच्छे से सॉल्यूशन करवाया। और 2021 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसकी पूरी प्ले लिस्ट की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व की भावना ये बालक कहाँ से ग्रहण करता है बताइए? स्कूल से, घर से, समाज से, स्वयं से। तो ये सबसे पहले बालक कहाँ से ग्रहण करेगा? स्कूल से करेगा, घर से नहीं। घर से वो सामान्य खेल और सामान्य चीज़ सीखता है। उत्तरदायित्व का विकास कब आता है? जब वो स्कूल में जाता है, तो उत्तरदायित्व की सामान्य भावना का विकास होता है। दूसरी जो इसके बाद जो आपको 2 नंबर मिलेंगे वो आपको समाज से मिलेंगे। तीसरा मिलेगा आपको स्वयं से, चौथा मिलेगा घर से। घर से बहुत ही कम उत्तरदायित्व सीखता है। ठीक है, ये बात सही है बिल्कुल। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। तो अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व किसको देंगे? तो इसमें होगा आपका गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण को आप सर्वाधिक महत्व देंगे, तभी आपका जो है अध्यापन व्यवसाय की प्रगति होगी। अध्यापन का अगर आप बिजनेस चल रहा है टीचिंग का, तो आप शिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान दें। शिक्षण जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। एजुकेशन जो क्वालिटी है वो अच्छी है, तभी आपका एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट बिजनेस होता है वो आगे बढ़ेगा। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो सहयोगी होते हैं एक दूसरे के। कौन? शिक्षा एवं संस्था प्रधान। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं, ना ही कोई मित्र होते हैं, ना ही कोई विरोधी होते हैं। मित्र भी होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। विरोधी होते हैं, इसमें आपको मिलेगा 0 नंबर। प्रतिस्पर्धी होती है, इसमें आपको मिलेगा 1 नंबर। और मित्र होते हैं, इसमें मिलेगा 2 नंबर। लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स वाला कौन सा ऑप्शन है? सी है, जिसमें आपको लिखना है सहयोगी होते हैं शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे की। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? अगला हमारा 13वां प्रश्न देखिएगा आप लोग। 13वां प्रश्न है, 1 मिनट। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? देखिए, हम जैसे पूछ लिया कि राजस्थान की राजधानी क्या है, हम बता रहे नई दिल्ली। अरे राजधानी नहीं है भाई, वो क्या है? वो भारत की राजधानी है। जैसे राजधानी का प्रश्न पूछ लिया, मुझे नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा? उसको डॉट कर बिठा दूंगा, या प्रश्न को गलत करके चुप कर देंगे। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, दूसरे दिन उत्तर देने का वायदा करेंगे। तो देखिएगा, इसका सबसे उचित उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। यथासंभव उत्तर देने का तीसरा नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। उसे दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे, यथासंभव उत्तर नहीं देना। हो सकता है मैं नहीं आए, हम बता दें राजस्थान की राजधानी, जैसे उसने कहा दिल्ली तो नहीं है सर, तो हम कहते हैं बेटा पटना राजधानी। क्या है बेटा? पटना राजधानी। पता नहीं पटना किस राज्य की राजधानी, लेकिन हमने फटाफट उसको पटना चेप दिया और वो दूसरे दिन उत्तर में लेके आ गया पटना। तो वो यथासंभव उत्तर वाली स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप पटना बताते हैं, लेकिन जो राजस्थान की राजधानी वो जयपुर है, हम जल्दबाजी में पटना बताते हैं, वो एक गलत बात हो जाएगी। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, ये कथन है। आपका पूर्ण रूप से व्यवहार नाटकीय होना चाहिए। बिल्कुल एक तरह से गलत कथन है। क्या है? एक तरह से गलत कथन है। यही ऑप्शन आपको करना है। क्लियर। चलिए, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। अगला है, समय पर आने पर भी छात्र भी समय पर आएंगे। छात्रों की प्रेरणा स्रोत होते हैं, समय पर आना जरूरी है। तो पहला ही ऑप्शन आया आपका, ये इनका कर्तव्य है कि वो समय पर स्कूल आए और समय पर बच्चों को शिक्षण कार्य करें, तो उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे, शारीरिक विकास हो सके, और वो भी समय पर आते रहे। तो ये बिल्कुल उनका कर्तव्य होता है। 115वें ऑप्शन ए आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? आप जैसे एक विषय अध्यापक है, जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं, जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं कहीं भी, तो आपका उद्देश्य क्या है? कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, छात्रों को सक्रिय एकाग्र रखने हेतु, छात्रों में कक्षा में अनुशासन हेतु और शिक्षण में सुधार हेतु। तो सबसे उचित ऑप्शन बैठता है यही। शिक्षण संबंधी विचार विमर्श तो है ही, लेकिन छात्रों को सक्रिय एवं एकाग्र रखना। विषय संबंधी प्रश्न पूछेंगे ताकि छात्र जो समग्र सक्रिय रहे और एकाग्र भी रहे। जैसे आप प्रश्न पूछते हैं, कोई नींद में है तो वो भी जग जाएगा, नींद वाला भी जग जाएगा। सर ने प्रश्न पूछा है, कुछ ना कुछ तो पूछा है, अब उसको उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा ये अलग बात है, लेकिन वो सक्रिय तो रहेगा प्रश्न पूछेंगे तब। ठीक है सर, तो ये सक्रिय रखने का एक अच्छा तरीका है। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास, व्यवहार में कुशलता लाना और भेदभाव सिखाना। देखिए, ये सबसे उचित उत्तर होगा। इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे, जबकि इसमें आपको मिलेंगे 2 नंबर मिलेंगे। व्यवहार में कुशलता लानी है, लेकिन उनका सर्वांगीण विकास सबसे महत्व है। ये शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य होता है। 17वें प्रश्न का उत्तर बी होगा आपका 3 नंबर वाला। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? सृजनात्मक यानी व्यक्ति सर्जन हो जाए,
अच्छे से वो सीख सके। तो इसके लिए कौन समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो इसमें आपको सही उत्तर होगा समस्या समाधान विधि है, जो आपके सृजनात्मकता के विकास हेतु, सबसे अच्छी विधि कौन सी है, समस्या समाधान विधि हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम 19वां प्रश्न लेते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, एक मिनट सर। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, यानी कि ज्ञान अर्जन करने के लिए अध्यापक को क्या होना चाहिए, सबसे अच्छा उत्तर है ऑप्शन बी, आपको सजग होना चाहिए, तभी आप लोग ज्ञानार्जन कर पाएंगे, ऐसे ही आप लोग ज्ञानार्जन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए भाई हम अगला प्रश्न लेते हैं। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन है। विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है, बिल्कुल क्या है, एकदम सत्य कथन है। देखिए विद्यालय में क्या होता है, सामान्यतः क्या होते हैं, बच्चे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। और समाज में क्या आते हैं, हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, मिल बैठ के अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कोई बुरी बात नहीं करता, समाज के अंदर कोई गालियाँ नहीं दे सकता, और समाज क्या करना कोई बदमाशी कर पाएगा। तो ऐसा ही होता है। लेकिन विद्यालय में छोटे स्तर पर छोटे बच्चों का खेल होता है, जबकि समाज में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं, वरिष्ठ लोग बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं, जबकि ये जो विद्यालय है बच्चों का यही एक तरह का नाटकीय मंच प्रदान करता है समाज का। तो ये क्या है, एक छोटा रूप है। क्या है, विद्यालय जो समाज का एक छोटा रूप है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। ये आपको ऐसे भी आ सकता है, विद्यालय क्या है, तो आपको समाज का छोटा रूप वो सही करना पड़ेगा। आपके मत अनुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है। जैसे आप अब BSTC करके रीट का एग्जाम देंगे, रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम देंगे, आप BSTC के बाद किसका एग्जाम देते हैं, रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम दे पाते हैं। रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपके ऐसी शिक्षण अभिरुचि नहीं आएंगी, वो कहेंगे विद्यालय एक छोटा रूप है समाज का। ये कथन किसका है, क्या कथन किसका, इस तरह के आपके जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान के प्रश्न आएंगे, तो वो आपके थोड़े लेवल को डिफिकल्ट बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है, यहाँ पे आपको किसी तरह की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपके मत अनुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है, हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व और शिक्षण विधियों का ज्ञान। देखिए सबसे अच्छा जो मिलेगा आपको, शिक्षक का मौलिक गुण होना चाहिए, सबसे बात बड़ी है, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो शिक्षण विद्या किसी काम की नहीं होती है। मूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, मूल जो सुधार पद्धति है उसको किस तरह दे सकते हैं, दृश्य सर्वे सामग्री द्वारा, दृश्य सर्वे सामग्री द्वारा इसका विकास हो सकता है। भूल सुधार पद्धति का, ठीक है, भूल सुधार पद्धति का। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर सभी बच्चे क्या करें, सही जवाब नहीं दे रहे तो ऑप्शन ए क्या स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। अगर सही से जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे आप, पहली बात तो पाठ का दोहराव करेंगे ताकि वो लोग अच्छे से समझ पाए, बाद में जवाब दे पाए। जवाब न देने का कारण क्या, उनको समझ में नहीं आया। एक बच्चा नहीं दे तो अच्छी बात है कि उसने पीछे क्या है, नींद ले रहा है, आराम से नींद की घूंट मार रहा है। लेकिन जब सभी नहीं दे रहे तो सभी तो नींद लेते नहीं, सीधी सी बात है। आगे वाले जो बेंच वाले, हम जैसे जो पीछे बैठते थे वो तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मोंटू पतलू छोटू नरू ये सभी क्या कर रहे हैं, रोनू छोटू मोटू पतलू ये सभी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन जो आगे वाले बैठे हैं जैसे मानव, रमेश, सुरेश, नरेश जो भी हो, वो क्या करेंगे, वो नींद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टीचर उनके ऊपर क्या है, खड़ा है। टीचर उनके ऊपर खड़ा है, एक बड़ा सा लठ लेके खड़ा है। जब एक लठ लेके टीचर ऊपर खड़ा है तो आप लोग नींद कैसे ले पाएंगे। तो यही बात होती है कि आप लोग क्या करेंगे, पाठ को रिपीट करें ताकि बच्चे समझ पाए। देखिए 24वां प्रश्न क्या है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप, कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप 124वां क्यों बोल, सॉरी 24वां क्यों बोल रहे हैं, जब 124 लिखा है। देखिए ये 124 किसका है, पेपर का प्रश्न है 124वां, जबकि मैं आपको क्या सॉल्यूशन करा रहा हूँ, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि का तो ये 24वां प्रश्न ही है, पेपर का भले ही 124वां क्रमांक है, लेकिन शिक्षण अभिरुचि का ओनली फॉर 24वां प्रश्न है, 124वां नहीं, क्योंकि इसके 50 प्रश्न आते हैं जो 101 से लेकर के 150 तक होते हैं। तो 101वां क्या हो गया, हमारा पहला हो गया, 150वां क्या हो गया, हमारा 50 हो गया, इस तरह 24वां क्या हो गया, 124वां क्या हो गया, 24वां हो गया। क्लियर। जिस तरह रामू को रामूडी कहते हैं, राजू को राज्य कहते हैं, इस तरह जो 124वां को हमने 24वां कह दिया, छोटा नाम कह दिया। क्लियर है। चलिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्ट द्वारा जागरूक करेंगे। तो जनता को जागरूक करना सामाजिक बुराइयों के लिए सबसे बड़ा एक तरह का उपाय है, एक तरह का उसकी ओर बढ़ाया गया कदम होता है। आपका दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार अनुशासित होगा, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की बात, पुत्र की बात। देखिए अनुशासित व्यवहार होगा, कोई पुत्र की बातें नहीं, ना ही कोई पक्षपात और ना ही कोई सामान्य छात्र की बातें। पूरा जो व्यवहार अन्य छात्रों के साथ होता है उसमें आपको मिलेंगे 2 नंबर। किस मिलेंगे आपको, इसमें मिलेंगे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। पुत्र की भांति ये आपको 1 नंबर दिलाएगा, पक्षपातपूर्ण आपको मिलाएगा 0 नंबर और अनुशासित आपको मिलाएगा 3 नंबर से। ठीक है। तो इस तरह आपको नंबर मिलेंगे इस BSTC के पेपर के शिक्षण अभिरुचि वाले पार्ट में। ये थे 25वां प्रश्न। देखिए 26वां प्रश्न देखते हैं।